हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यहाँ पे आप लोग इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करें। यहाँ पे आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए कि 25 नंबर बनने चाहिए आपके 30 में से। यहाँ पे हम लोग अपने 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसमें ज्वाइन हो जाना, तो आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहती है। देखिए, हम लोग अपने चैनल पर चला रहे हैं जीके के प्रैक्टिस सेट भी। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं उसमें। तो आप लोग अगर वो वाले भी देखना चाहो तो वो वाले भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उन वीडियोस के भी। ठीक है, आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए 30 में से कितने नंबर बनाने का? 25 नंबर बनाने का। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं नवंबर 2020 में आपके एग्जाम हुए थे, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ठीक है, और अपना जो जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अपने सबसे पहले हम करते हैं जीके, जिसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद हम लोग करते हैं मैथ और रीजनिंग। मैथ में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग जो होती है अपनी, उसमें रहते हैं अपने 14 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना सीक्वेंस रहता है इसमें। और जो अपना जो रीजनिंग है, आज के वीडियो में हमारा जो रीजनिंग का नॉन वर्बल वाला पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार के मैंने लेके आए हैं। ठीक है, और देखिए जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपना स्कोर को कमेंट में बताना मत भूलना कि कितना स्कोर किया आप लोगों ने। और देखिए, वीडियो को पहले स्टार्ट करने से आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, उसको पहले पॉज करिए वीडियो को और उसको सॉल्व करिए, या फिर उसका जो आंसर है वो लगाइए। फिर उसके बाद जो है ना, तब आप लोग उस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आ चुका है पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था पिछले वर्ष। इन्होंने लिखा है कि भारत में किस तिथि को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें कई क्वेश्चन इन्होंने सरल पूछे थे। इस प्रैक्टिस सेट का जो हम लेकर आए हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन इन्होंने सरल पूछे थे एयरफोर्स वालों ने, और कई सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो उनको दोनों को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो भारत में किस तिथि को सेना दिवस मनाते हैं? तो आप सभी को पता है, ये मनाते हैं 15 जनवरी को। सेना दिवस से यहाँ पे तात्पर्य है इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे, तो यहाँ पे मनाते हैं सेना दिवस 15 जनवरी को। उसके बाद देखिए 4 दिसंबर 8 अक्टूबर, तो हमें पता होना चाहिए 4 दिसंबर को मनाते हैं हम अपना नेवी डे। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि नेवी डे कब मनाते हैं? तो नेवी डे मनाते हैं, यानी कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। उसके बाद 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं अपना एयरफोर्स डे, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। अब देखिए, हमें इन लोगों के चीफ भी पता होने चाहिए कि वर्तमान में इनके चीफ कौन है। तो नेवी के चीफ हैं वर्तमान में आर हरि कुमार। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, इनको याद रखें। और जो अपने आर्मी के चीफ हैं, आर्मी के चीफ कौन है? तो आर्मी के चीफ हैं वर्तमान में मनोज पांडे, MANOJ, मनोज पांडे। ठीक है, तो इनको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी? देखिए, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो आप लोग ऐसे ही इसका तुक्का लगा के जैसे तैसे आंसर निकाल के लगाओगे और गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो अपने इतिहास में युद्ध हुए थे उनको याद रखना है। इतिहास के युद्ध हुए थे, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था अपना, चंदेरी का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। ये सभी युद्ध है ना, जो इतिहास के युद्ध हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट हैं और उनको याद करना है। और किन किन के बीच हुए थे और कौन जीता था उसमें, तो ये भी याद कर लेना। देखिए, तो यहाँ पे जो है ना, तराइन का लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी ने, किसके साथ? तो तराइन की लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी। अब तराइन के हुए थे 3 युद्ध, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। यहाँ पे हम तीनों युद्ध पढ़ेंगे। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो पहला युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध हुआ था अपना 1191 में। ठीक है, उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध है सेकेंड, तो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो ये दोनों हो गए तराइन के दोनों युद्ध। इन दोनों में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये दोनों तो। लेकिन अपना जो तराइन का थर्ड युद्ध था जो कब हुआ था? वो हुआ था 1216 में।
तो जो 1216 वाला हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? एक तो थे इल्तुतमिश और एक कौन थे, तो वो आप लोग देखना कमेंट में, ठीक है, बताना कि कौन थे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तराइन का जो हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि फरवरी 2020 में मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। तो फरवरी 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था मेंस सिंगल्स में? तो ये जीता था अपना नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच के द्वारा फरवरी में जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। लेकिन हमें यहाँ से अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे जो है ना 2021 भी आ चुकी है और 2022 भी आ चुकी है। तो 2021 में जो अपना हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2022 में जो हुआ था, तो आपके चांसेस कहाँ से बन सकते हैं? 2022 वाले बन सकते हैं। तो 2022 वाले आप लोग याद करेंगे। तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है अपना, तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें कौन जीते हैं 2022 में? तो 2022 में अपने जीते हैं राफेल नडाल। कौन जीते हैं? राफेल नडाल। राफेल नडाल, इनको याद रखना आप लोग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस बार। तो राफेल नडाल ने अपने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। और किसे हराकर जीता है? तो डेनियल मेडवेडेव को हराकर जीता है। तो ये भी याद रखें, डेनियल मेडवेडेव, ठीक है, मेडवेडेव को हराकर इन्होंने जीता है। तो मेडवेदेव, तो इनको हराकर जीता है राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब। अब देखिए ये तो हो गया मेंस सिंगल्स में। अब एक महिला सिंगल्स और होता है। तो महिला सिंगल्स में किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स में जीता है एशले बार्टी ने, एशले बार्टी। तो इनको भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, चाहे तो आपसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब मेन सिंगल्स में किसने जीता या फिर महिला सिंगल्स में किसने जीता। तो एशले बार्टी हो जाएंगी महिला सिंगल्स में। उसके बाद देखिए अब हो चुका है अपना एक फ्रेंच ओपन भी हो चुका है। फ्रेंच ओपन 2022 का फ्रेंच ओपन देखेंगे तो फ्रेंच ओपन 2022, तो फ्रेंच ओपन 2022 में किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 में भी अपना राफेल नडाल ने ही जीता है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, तो राफेल नडाल ही हो जाएंगे इसके आंसर। तो राफेल नडाल इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए वुमेन सिंगल्स है। तो वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स में वो मुझे आप लोग बताएंगे वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है 2022 में जो फ्रेंच ओपन है अपना वो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के पहले रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख कौन हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, या फिर एडमिरल करमबीर सिंह, या फिर RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार भदौरिया। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो अपना था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्या हुआ है, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जो अपना कर्मचारियों के प्रमुख, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे अपने पहले? तो जनरल जो अपने बिपिन रावत थे वो थे अपने CDS पहले, ठीक है, यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अब देखिए इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी मृत्यु? तो 2021 में हुई थी इनकी मृत्यु, दिसंबर के महीने में। तो इनकी मृत्यु की आप लोग तारीख देख लेना और किस जेट में बैठे थे, मतलब किस विमान में बैठे थे, तो वहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेना। क्योंकि देखिए अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि देखिए ये जो थे ना अपने सेनाओं के प्रमुख थे, तीनों सेनाओं के CDS यहाँ पे, तो ये पूछा जा सकता है इनके बारे में थोड़ी सी। अभी तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी देखिए थोड़ी सी बात करेंगे हम जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की। तो मनोज मुकुंद नरवाणे कौन थे? तो मनोज मुकुंद नरवाणे अभी पहले तो अपने आर्मी चीफ थे, पहले अपने आर्मी चीफ थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अब देखिए एडमिरल करमबीर सिंह और राकेश कुमार भदौरिया। तो ये थे अपने राकेश कुमार भदौरिया पहले अपने जो अभी वर्तमान में है विवेक राम चौधरी, इनके पहले थे राकेश कुमार भदौरिया अपने एयरफोर्स के अध्यक्ष, और यानी कि एयरफोर्स के चीफ। उसी प्रकार से जो एडमिरल करमबीर सिंह थे ये अपने नेवी के अध्यक्ष थे, नेवी के चीफ थे। लेकिन कब थे ये? अभी वर्तमान में कौन है? R हरि कुमार हैं, जैसे R हरि कुमार हैं। तो इनसे पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो इनको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले वर्ष में। इसमें बोल रहे हैं कि DBMS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि DBMS का पूरा नाम बताना है आपको, फुल फॉर्म बताना है इसका।
तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें पता होगा, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होगी आप लोगों को, तो आप लोग इसको बता दोगे। और नहीं नॉलेज होगी तो वैसे ही बेसिक है ये, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए इसका। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसको याद रखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेनली कहाँ पे काम करता है? एक MS एक्सेस नाम का आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, MS एक्सेस। तो वहाँ पे आप लोग डेटाबेस को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया यहाँ पे इसका फुल फॉर्म। अब इसमें डेटाबेस में जो होता है, डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है, टेबल्स के रूप में। यानी कि जैसे इस प्रकार से, जैसे आप लोगों ने कोई एक्सेल शीट देखी होगी, तो उस प्रकार से जैसे इसमें भी डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करते हैं, तो ठीक है। इसका आंसर हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो कोनेरू हम्पी यहाँ पे हमें बताना है कि किस खेल से संबंधित हैं। अपने पास ऑप्शन आए थे पिछली बार की बैडमिंटन, शतरंज या फिर तैराकी या फिर टेनिस। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध है अपना शतरंज से। तो ये कोनेरू जो हम्पी थे उनका संबंध शतरंज से हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें, कोनेरू हम्पी का संबंध किससे। अब देखिए एग्जामिनर कैसे पूछता है कि किसका संबंध किससे है, मतलब किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो जो हमें मेनली जो बड़े बड़े याद होते हैं उनके बारे में तो कम ही पूछता है। मतलब जैसे अपनी साइना नेहवाल हो गई या फिर विराट कोहली हो गए, इनका तो सभी को पता होगा कि किससे संबंधित हैं। लेकिन जो है ना मेनली जो कम लोगों को पता होता है उनके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, कि इनका संबंध किससे है। तो यहाँ पे इनका संबंध है अपने शतरंज से। आप लोग जो की ड्यूटी है कि आप लोग जो है ना, जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके आप लोग संबंध देख लेना, मतलब किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें मैकमोहन रेखा बतानी है, किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है इसका। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और नेपाल। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ना भारत और चीन, यानी कि जो भारत और चीन के बीच की रेखा है, सीमा रेखा, उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो ये आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा है, तो उसको याद रखें। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, कई बार क्या लिखा मिलता है, भारत और जो अपना अफ़गानिस्तान है उनके बीच में है ये कौन सी रेखा? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा कई बार मिलता है, और कई बार क्या मिलता है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो इनके बीच में है डूरंड रेखा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन सेकंड दोनों का दौरा किया था। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था, जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। मुझे लगता है कि इसमें जो है ना 50% से भी कम लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टफ है इसका। जो कि देखिए निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने तो राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन सेकंड दोनों का दौरा किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना चीनी जो यात्री थे। चीनी यात्री कौन थे? चीनी यात्री चीनी बौद्ध भिक्षु ये थे वेन सांग ने राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन दोनों का दौरा किया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, काफ़ी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन साबित होता है अगर आप लोगों को इसमें पता नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वेश्चन था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना, ये तो हो गया हमारा जीके का पोर्शन। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब अपना करेंगे मैथ और रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कूट भाषा में टेंशन को यहाँ पे OFUTOPJ के रूप में लिखा है। उसके बाद P उस भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हम स्टूडेंट जब हम देखें कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है 101%। तो जब हम इसको सबसे पहले इसको नोट करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है इसको, तो टेंशन को लिखेंगे
ON। तो टेंशन को इन्होंने क्या लिखा है, OFUTOP और उसके बाद J। तो देखिए यहाँ पे हमें जब लॉजिक की बात आती है इसमें, तो लॉजिक इसमें काफ़ी ज़्यादा कई सारे लग सकते हैं। एक तो होता है इसमें रिवर्स पैटर्न, इसमें होता है एक क्रॉस पैटर्न। तो इसमें लगा रहे हैं क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न इसमें किस प्रकार से लगा रहे हैं, इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न लगा रहे हैं। और जो अपना बीच वाला है वो बीच में ही रह रहा है, क्रॉस पैटर्न लगा के +1 कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे टी का, यहाँ पे जो n है उसमें +1 करके O आ गया पहले पे, ठीक है। उसके बाद ई का है, ई का यहाँ पे ही रखा है, तो ई का कितना आ गया, तो ई का आ गया कितना, F +1 करके। उसके बाद जो अपना टी था यहाँ पे, टी का +1 करके U आ गया। तो मतलब इसी प्रकार से क्रॉस में +1 करते जा रहे हैं और जो बीच वाली स्टेप पड़ रही है उसको वैसे ही +1 करके उसकी सामने लिख दे रहे हैं। तो स्टूडेंट को भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे। तो स्टूडेंट STUDENT। तो स्टूडेंट को हम जब इस प्रकार से बनाएंगे तो स्टूडेंट में भी देखेंगे, तो स्टूडेंट में ये वाली 3 स्टेप पहले आ जाएंगी और उसके बाद ये वाली 3 स्टेप पहले आ जाएंगी और जो D बचेगा उसमें यहाँ पे +1 होकर E हो जाएगा। तो U के बाद यहाँ पे आएगा V, तो V आएगा और S के बाद यहाँ पे आएगा T और T के बाद क्या आएगा, T के बाद आएगा U। तो VUTE ये बन गए 4। तो VUTE हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, VUTE ऑप्शन नंबर 1 में है खाली, और किसी में नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर है। हमें और कुछ आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसमें बचाना होता है टाइम, और टाइम की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है और टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि P और Q भाई हैं। तो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो ब्लड और रिलेशन चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आना होता है। तो ब्लड रिलेशन चैप्टर को जब इसको सॉल्व करते हैं तो P और Q भाई हैं। तो सबसे पहले हम जो बॉय है या फिर मैन है उसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे सर्किल से, और जो अपनी लड़कियां हैं या फिर गर्ल्स बोल सकते हैं उनको, तो उनको करेंगे हम त्रिभुज से व्यक्त, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि P और Q अपने हैं भाई। तो P और Q भाई हैं, यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना लेंगे। तो P और Q अपने हो जाएंगे भाई, और उस प्रकार से यहाँ पर R और S बहन हैं, तो R यहाँ पे हो जाएगी और S यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो R और S हो गई बहन है। तो अपने P और Q हो गए भाई और S और P क्या हो गई बहन है, S और R बहनें हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं P का बेटा N S का भाई है। अब हमें लिखना पड़ेगा, P का बेटा बनाना पड़ेगा, तो हम इसको फिर से बनाएंगे। तो P और Q थे अपने भाई, तो ये हो गए इस प्रकार से। उस प्रकार से बोल रहे हैं कि P का बेटा, यानी कि P का बेटा इसके नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, तो इसके नीचे वाली पीढ़ी में आएगा N, तो P का बेटा N यानी कि लड़का है ये भी। उसके बाद बोल रहे हैं S का भाई है। S का भाई, S हमें पता है कि S और R दोनों बहनें थीं, तो ये भी बहन और ये भी बहन, S और R दोनों बहनें थीं, तो ये इसका भाई हो जाएगा N इन दोनों के भाई हो गए, ठीक है। अब बोल रहे हैं S M की बेटी है, मतलब S जो है ना M की बेटी है और ये P की भी बेटी है, तो मतलब P अपना है जो इनका पिता है, तो M इसकी माता हो जाएंगी। तो इसकी माता हो गई M, तो यहाँ पे इनको इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे हम प्लस लगा देंगे क्योंकि ये लोग हैं विवाहित, यानी कि मैरिड है, ये लोग मैरिड हैं आपस में। उसके बाद बोल रहे हैं M N से किस प्रकार से संबंधित है। तो M N से, तो M इनकी माता है कि नहीं, माता है M इनकी, तो M का संबंध हो जाएगा N से माँ, तो माँ हो गई ऑप्शन नंबर C वाली राइट आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ अच्छे से, जिससे आप लोग इसको अगर बनाना चाहते हो पॉज करके बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिया। अब चलिए यहाँ पे आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं हम खुद से। तो देखिए यहाँ पे कई प्रकार के लॉजिक लगते हैं इसमें, तो हमें जो लॉजिक है इसमें क्या लग रहा है तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने इसको 1 2 4 और 3, जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 3, तो कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 है। लेकिन इसमें 5 का अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 50। अगर इसमें 5 का गुणा कर दें तो 50 आ जाएगा, और 50 यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। तो मतलब यहाँ पे इन सभी को ऐड कर रहे हैं और 5 का गुणा कर दे रहे हैं, 5 गुना कर दे रहे हैं। उसमें भी चेक करेंगे, अगर इसमें सेकंड नंबर वाले में लग जाता है हमारा तो लॉजिक सही है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 × 5 कितने हो जाएंगे, तो 18 × 5 हो जाएंगे 90। मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है और गुणा करना है। तो 7 + 4 + 9 + 8, तो 7 और 4 11, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, और उसके बाद 11 और 9 20 और 8 28, कितने हो गए 28, ठीक है। तो इन सभी को ऐड किया हमने, कितना आया 28 आ जाएगा इनका ऐड। तो 28 को हम कर देंगे 5 से गुणा, तो 28 का गुणा किया 5 से, कितना आएगा 8 × 5 = 40 और 5 दूनी 10 और
4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 140 आ जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि 140 है या नहीं, तो ऑप्शन देखेंगे और इसको बनाएंगे। तो देखिए हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख गया है, तो डी में है ऑप्शन नंबर में 140, जो कि राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बनता है श्रृंखला चैप्टर से। सीरीज से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 101%, तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको नोट करेंगे। 12 के बाद इन्होंने किया है 22, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 82। तो 12 के बाद 22 किया है, कितना ऐड किया है 10। डिफरेंस मेथड सबसे अच्छा मेथड रहता है इसमें, मतलब हम इनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं और आराम से हमारा आंसर आ जाता है। पहले इन्होंने 10 ऐड किया है, ठीक है, मतलब 12 में 10 जोड़ दिया है, उसके बाद कितना आया 22। अब 22 में कितना जोड़ा है कि 42 आया, तो 22 में 20 जोड़ा है इन्होंने। फिर उसके बाद 40, इसमें 42 में कितना जोड़ा है कि 82 आ जाए, तो 40 जोड़ा है। अब हमें दिख गया है कि 10 उसके बाद दुगना हो गया उसका 20, फिर 20 का दुगना हो गया 40। अब 40 का दुगना हो जाएगा अगले स्टेप में, यानी कि 80। अब 80 को हमें करना है ऐड इसमें 82 में, तो 80 को 82 में ऐड करेंगे तो 80 8 दूनी 16 और 1 16 2 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 162। तो 80 जैसे हमने 80 को ऐड किया और 82 को ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया 2 और 6, यानी कि 162। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 162, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है फिर से एक एनालॉजी चैप्टर से। तो एक एनालॉजी चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप लोग बता सकते हो यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। तो देखिए इन्होंने लिखा है 5 को कितना 30 लिखा है, 5 को इन्होंने 30 किस प्रकार से लिख दिया है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा 6 बार। अगर ये लॉजिक हमारा लग गया 9 में, तो हम उसको मान लेंगे आंसर। तो जैसे हमने 9 का डिवाइड किया, 9 का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया था तभी तो 30 आया था। तो 9 का 6 से करें तो 54 आएगा, और हमें 54 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमारा ये लॉजिक हो गया फेल। अब ये लॉजिक फेल हो गया तो हमें क्या करना है, फिर से लॉजिक ढूंढना है। तो 5 के बाद 30, अब देखेंगे हम 5 और 30 यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अपना जो है ना वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, उसके नज़दीक दिख रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले तो 5 का वर्ग किया है इन्होंने, और 25 में कितना जोड़ा है 5, तो 25 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से पहली जो संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं और उसके बाद वही संख्या उसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए अब हम 9 से चेक करेंगे तो 9 का वर्ग कितना है, 9 का वर्ग प्लस 9 ही ऐड कर देंगे उसमें, तो 9 का वर्ग है 81 प्लस 9, यानी कि कितना हो जाएगा 90। तो 90 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, राइट आंसर यही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्लॉक चैप्टर से, घड़ी चैप्टर से। तो यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से बनता है, मतलब आपको एंगल फाइंड करना होता है कि एंगल कितना है घड़ी की सुइयों के बीच में। तो जब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इसको बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए एक मानक घड़ी के लिए घंटों और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या है, जब घड़ी 5:15 दर्शाती है, यानी कि घड़ी में बज रहे हैं 5:15। तो देखिए हम इसको सॉल्व करने के पहले इसमें हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम अपने जितने भी वीडियो आए हैं उसमें लगभग सभी वीडियोज़ में ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या है फॉर्मूला उसको देखेंगे। तो फॉर्मूला है 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटा 2। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। घंटे की जगह हम 5 रखेंगे और मिनट की जगह 15 मिनट रखेंगे। ठीक है, तो 60 गुणा 5, तो 60 गुणा 5 माइनस 11 गुणा 15 बटा 2। तो यहाँ पर जब हमने किया इसका गुणा कितना आया 6 पंजे 30, 300, और उसमें से माइनस कितना करेंगे 11 पंजे, यहाँ पे आ जाएगा 165 आ जाएगा उसका गुणा करके। तो बटे में 2 था ही अपना, तो यहाँ पे सब इसको माइनस किया हमने, तो माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, तो माइनस करके जो आने वाला है वो हमारा आने वाला है 135। ठीक है, और बटे में 2 था ही हमारा, तो 135 जैसे ही आया, जब इसको काटेंगे तो 2 छिंगे 12 बचा 1, 2 सत्ते 14 और पॉइंट लग जाएगा, फिर उसके बाद 2 पंजे 10, यानी कि 67.5। तो 67.5 डिग्री का कोण जो है वो हमारी घड़ी की सुइयों के बीच बनेगा जब 5:15 होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यही। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दिशा और दूरी चैप्टर से। तो दिशा और दूरी चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से लगा कर जाएँ, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एम एल के 10 मीटर उत्तर में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको दिशा पता होनी चाहिए, तो वो आप सभी को पता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है ईस्ट, फिर उसके बाद है यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर साउथ होती है अपनी, यहाँ पर होती है नॉर्थ।
तो ये चारों दिशाएं होती हैं जो कि आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि एम एल के 10 मीटर उत्तर में है। एम जो है अपना एल के यानी कि एल का 10 मीटर उत्तर यानी कि ऊपर की साइड 10 मीटर उत्तर में है। अब उसके बाद बोल रहे हैं जे के 12 मीटर उत्तर में है। जे जो अपना है वो के 12 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे के आएगा और उसके 12 मीटर उत्तर में कौन है, के जे, सॉरी, ठीक है। तो जे यहाँ पे इसका ये हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच में अभी कोई संबंध पता नहीं है, तो हम आगे चल जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो हमें संबंध सब पता चल जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं एन एम के 3 मीटर पश्चिम में है। तो एम है यहाँ पे, तो 3 मीटर पश्चिम इसका इधर होगा, तो 3 मीटर पश्चिम में कौन है यहाँ पर, एम एन है, सॉरी है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एल जो है के एल के 5 मीटर पश्चिम में है। तो ये के जो अपना है ये वाला के एल के 5 मीटर पश्चिम मतलब इधर की साइड ही है, तो ये हो गया 5 दूरी अपनी। और यहाँ से बस कुछ नहीं हो, बस हमारा आंसर आ गया। अब बोल रहे हैं कि एम के संबंध में के का स्थान क्या है। तो मतलब एम अपना इधर है और के अपना इधर है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी होती है साउथ और यहाँ पर होती है वेस्ट। और जो ये वाली दिशा होती है कौन सी होगी, साउथ तो वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो यही वाली दिशा हमें पूछी गई है, ये वाली दिशा, तो दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्यों दूरी नहीं पूछी, दूरी किस लिए नहीं पूछी, क्योंकि यहाँ पर सही से जो है ना इसका बन नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे दूरी निकाल नहीं सकती हो आप लोग। दूरी तो निकाल सकते हो, मतलब आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जामिनर भी जानता है कि हमें किस क्वेश्चन में आपको टाइम लगाना है और किस क्वेश्चन में आपको जल्दी से आंसर निकलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट से जब आप क्वेश्चन आपको दिखे कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो उसको तत्काल छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा और क्वेश्चन जैसे ही बड़ा आएगा तो आप अगर उसमें लग जाते हो क्वेश्चन में ही तो काम हो जाता है। मतलब काम से मेरा मतलब है कि काम हो जाना यानी कि टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को बनाने में, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्टेप बहुत ज़्यादा होती हैं। पढ़ते हैं उनको पहले, फिर उनको बनाते हैं, तब उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितने, सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक स्कूल में 8 छात्र हैं, ABCDEFG, प्रार्थना की एक लाइन में खड़े हुए हैं, पंक्ति में खड़े हुए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं वे सभी अपने उत्तर की ओर मुख करे हैं, मतलब इस प्रकार से मुंह करे हुए हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं। अब बोल रहे हैं H और B के बीच में कोई छात्र नहीं खड़ा है। H और B के बीच में कोई भी छात्र नहीं खड़ा है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका के अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने बना लिए 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, H और B के बीच में कोई छात्र नहीं खड़ा है, मतलब H और B दोनों साथ में बैठे हैं या फिर खड़े हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप पढ़ेंगे हम, जैसे कि D G के दाईं और दूसरे स्थान पर खड़ा है। D G के दाईं ओर, जैसे G जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पर दाईं ओर 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना D। अब बोल रहे हैं G किसी एक अंतिम छोर पर खड़ा है। तो जैसे हमने मान लिया कि G को यहाँ पे अंतिम छोर पे खड़ा कर दिया, तो इसका दायां तो हो नहीं पाएगा अब। तो यहाँ पे मतलब इसका हमें ये बता रहा है कि G अपना जो है वो अपने बाएं छोर पर खड़ा हुआ है और इसके दाएं में दूसरा कौन है, तो इसके दाएं में जो दूसरा है वो D है। तो इसके दाएं में दूसरा एक छोड़ के ये वाला यहाँ पे आ गया D अपना, ठीक है। अब उसके बाद हम अगली स्टेप को पढ़ेंगे। अगली स्टेप में बोल रहे हैं कि CH के बाईं ओर खड़ा नहीं हो सकता है या फिर CH के बाईं ओर खड़ा नहीं होगा। तो C जैसे C है, H के बाईं ओर खड़ा नहीं होगा, तो H के दाईं ओर तो खड़ा हो सकता है। तो मतलब C जो है ना H के बाईं ओर खड़ा नहीं हो सकता, H के दाईं ओर खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद और अगली कंडीशन को पढ़ेंगे हम। तो B D के तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो मतलब जो D है यहाँ पर, तो D है यहाँ पर, जैसे उसका तत्काल पड़ोसी B नहीं है, मतलब अब हम समझ गए हैं कि B नहीं है यहाँ पर, तो H आ सकता है यहाँ पर। तो H को हमने जैसे ही लिया तो हमें B को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा मजबूरी में। तो हमारी कितनी पोजीशन हो गई, उसके बाद हमारी हो गई 1 2 3 4 पोजीशन भर चुकी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, H यहाँ पे अब ये वाली हमें कंडीशन पढ़नी है कि C के बाएं जो है ना, C अपना H के बाईं ओर खड़ा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप C नहीं आ सकता है अपना, इसमें जो ये पोजीशन खाली बची है यहाँ पर अपना C नहीं आ सकता, यानी कि H का बाएं इधर ही हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना C नहीं आ सकता है। अब C कौन सी जगह पे आ सकता है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम आगे का जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं E B के तत्काल दाईं ओर खड़ा है। तो B के तत्काल दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो B के तत्काल दाईं ओर हो गया E।
उसके बाद बोल रहे हैं ए कोई भी ए के दाईं ओर नहीं खड़ा है, मतलब ए के दाईं ओर कोई नहीं खड़ा है, मतलब ए सबसे दाईं ओर है तो तभी तो उसके दाईं ओर कोई नहीं खड़ा होगा। जैसे आप लोग लाइन के कोने पे खड़े हो, कोने पे, तो आपसे पूछा जाए कि आपके बाद में कौन खड़ा है, तो आपके बाद में कोई नहीं खड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पर ए है ना जो सबसे लास्ट कोने पर यानी कि दाएँ कोने पर खड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं दो। तो अब देखिए सी एच के बाईं ओर खड़ा नहीं हो सकता है, तो सी एच के मतलब इधर तो आ नहीं सकता है। तो इधर अब एक कंडीशन बची है, एक जगह बची है सी वाली, ये वाली। तो हमने यहाँ पे सी को बैठा दिया और उसके बाद यहाँ पे जो हमें बचते हैं, कौन बचते हैं, तो यहाँ पर बचते हैं एफ। तो एक बार यहाँ पर इसको कर लिया तो यहाँ पर हमारी बन गई है पूरी सीरीज जी एफ डी एच बी ई सी ए। तो इस प्रकार से ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है। तो ई के तत्काल दाईं ओर यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि सी बैठा हुआ है। तो ई के तत्काल दाईं ओर हो गया सी। अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कि सी है, ई के तत्काल दाईं ओर कौन है, तो सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में आपके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा मैथ का सेक्शन। तो मैथ के सेक्शन में आपका एक चैप्टर है अनुपात और समानुपात चैप्टर। तो अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं आराम से, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, और उसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर भी देख सकते हो और यहाँ पर पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10,000 को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। 10,000 रुपये हैं आपके पास जैसे, तो आप अपने 3 दोस्तों में बांटना चाहते हो। उसके बाद बोल रहे हैं पहले और दूसरे दोस्त को क्या पे, यहाँ पे आपको जो ए, आप मान लो दोस्त एक ए है अपना और दूसरा है अपना ए बी और सी, 3 दोस्त हो गए अपने। तो पहले और दूसरे को आपने किस राशि का जो अनुपात है, मतलब उनके बीच में आपने किस प्रकार से बांटा है, 2:1 के अनुपात में। मतलब यहाँ पे ए को दिया है 2 और बी को दिया है 1। उस प्रकार से अब दूसरे और तीसरे को, तो दूसरे और तीसरे व्यक्ति को कितना दिया है, दूसरे और तीसरे व्यक्ति को दिया है 3:1 में। मतलब बी को दिया है 3 और उसको दिया है 1। तो बस हमें इसका अनुपात निकाल लेना पहले तो पूरा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 3 6 अनुपात 3 एकम 3 और अनुपात 1। तो मतलब 6:3:1 यहाँ पे इसका अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, मतलब ए का अनुपात हो गया 6, बी का हो गया कितना 3 और सी का हो गया 1। अब हमसे पूछ रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति को यानी कि सी को कितनी राशि मिली है। तो सी को मिला था अनुपात में 1 अनुपात, और टोटल हमारे पास कितने अनुपात थे, तो 6 + 3 + 1 यानी कि 10। और टोटल पैसे कितने हैं, टोटल पैसे हैं 10,000। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1,000। तो 1,000 सी की राशि हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी चैप्टर है अपना, कहाँ से है ये अपना लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM और HCF चैप्टर से है। तो LCM और HCF चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 14:9 के अनुपात में हैं 2 संख्याएँ। उसके बाद यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 3 और 378, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 14 को x मान लेंगे संख्या को, और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 9x। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 14 9 में 126x, 126x आ गया इनका एलसीएम। और एलसीएम हमें दिया गया है कितना, एलसीएम दिया गया है 378। तो 378 जब दिए हैं, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 378/126। तो यहाँ पे जब कितना बार जाएगा तो 12 3 36 होता है, 36 18 यानी कि 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी कि अब निकल गया अपना x का मान 3। तो 3x का मान निकला। अब हमसे पूछ रहे हैं तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 14 है, 14x। तो 14x, x की जगह पे हम 3 का मान रख देंगे तो 14 × 3 यानी कि 14 3 42। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन और आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका रहेगा। ठीक है, और आपका टाइम भी बचाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये है अपना क्वेश्चन लाभ और हानि चैप्टर से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 564 रुपये में बेचा जाता है तो 6% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अगर 6% के लाभ पर बेचने के लिए हमें उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो देखिए 564 में कोई वस्तु बेची जा रही है, तो अगर उसको 6% की हानि हो रही है, अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6% उसको दे देंगे, तो मतलब 100 ऊपर करेंगे और 94 नीचे करेंगे। यानी कि 6% की हानि है, अगर हम 100 नीचे कर देते और 94 ऊपर कर देते तो इसका मतलब क्या हो जाता, तो हमने फिर से उसको हानि दे दी। इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। देखिए जब आपको क्रय मूल्य पर ही हानि होती है
तो क्रय मूल्य पर जैसे आपको कितने परसेंट की हानि हुई है, 6% की। तो 100 की चीज़ है, 6% की हानि यानी कि 94% की आपने उसको बेच दी है। और कितने में बेच दी है, 564 में। तो 564 में जैसे ही आपने बेची इसको, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो सीपी आपका जो सीपी का मान है वो कितना आ जाएगा, 564 बटे में 100 और इनटू में 94, जो कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था शॉर्ट ट्रिक से। तो बस यही करना है। अब उसके बाद बोल रहे हैं यह तो अपना क्रय मूल्य आ गया यानी कि सीपी आ गया। अब हमें चाहिए इस पे कितने के परसेंट का लाभ, 6% का। तो मतलब 100 की चीज़ को 106 में बेचना पड़ेगा। तो हमारा कितना था, 564 है, इनटू में कितना है, 100 बटे 94, इनटू में अब हम क्या करेंगे, तो लाभ देना है हमें, तो लाभ को लिखेंगे हम ऊपर यानी कि 106 बटे 100। तो जैसे ही अब हमने किया तो ये वाला 100, ये वाला 100 चला गया। और जब देखेंगे हम यहाँ पे किससे काटेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, और ये जाएगा अपना कितने बार, तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। और 47 से जब इसको काटेंगे तो 47 एकम 47 और 47 दूनी कितने हो जाएंगे, 94। तो यहाँ पे 12 बार कट गया और 53, तो 12 यहाँ पे बचा और गुणा यहाँ पे बचा ऊपर 53। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 तिये 36, 12 पंजे 60 और 3 63 यानी कि 636। तो मतलब वस्तु को जो बेचेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा 636 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल से। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालना है। तो देखेंगे हम इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो का मतलब होता है सबसे पहले गुणा। तो बोर्ड मास का नियम आप, मुझे पता है कि आप सभी पढ़ चुके हैं बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम 8 की जगह का जगह क्या आएगा, 4। का की जगह पे अपना आ गया गुणा, और उसके बाद है अपना 4, उसके बाद देखिए प्लस है, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 18 हो जाएगा, और ये अपना कोष्टक के अंदर है 36 18 प्लस। अब देखिए 5 थी यहाँ पे 15 हो गया, और 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, लेकिन माइनस का बचेगा। तो मतलब ये माइनस प्लस का यहाँ पे था, तो ये बचेगा माइनस का 15। ठीक है, ये माइनस का 15 बचा, और कोष्टक के बाहर बचेगा 2 अपना। तो 15 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और यहाँ पर माइनस का 15 क्यों बचेगा, 5 थी ये 15, और 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब ये 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस बचेगा 5, और यहाँ पे -2 है ही। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 + 3 यानी कि कितना हो गया, 35 35। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 हमें जो लास्ट आंसर है उसमें दिख रहा है, तो हमारा लास्ट आंसर इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें x + y और x - y का मान निकालना है। x + y बटे x - y का मान निकालना है, और हमें यहाँ पे इसका रेशियो दिया गया है। तो x बटे y का रेशियो कैसे निकालेंगे, 3x = 4y है। तो जब हम y को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, x/y हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा रेशियो इसका यानी कि अनुपात। तो x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 3। ठीक है, तो बस इसको ऐड करना है, x का मान 4 + y का मान 3 और 4 - y का मान 3। तो बस इसको ऐड करके कितना आ गया, 4 और 3 7/1 यानी कि 7। तो 7 आ गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो मेंसुरेशन है वहाँ से आपका क्वेश्चन भी एक बन सकता है 2D 3D से, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएँ। देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करें तो बोल रहे हैं इसमें कि वर्ग ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। कोई वर्ग है आपको, जैसे कोई स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से, लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो स्क्वायर थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान के चलो ये एक वर्ग है और इसके विकर्ण हैं ये वाले। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पे है O। ठीक है, O है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मिल गए हैं और वर्ग की भुजा है A, तो मतलब वर्ग की सारी भुजाएं A ही होती हैं, मतलब A भुजा होती है वर्ग की। उसके बाद बोल रहे हैं त्रिभुज AOB, जैसे हमने A इसको मान लिया, इसको B, फिर इसको C, इसको D और O ये हमारा है। अब हमसे पूछ रहे हैं AOB का क्षेत्रफल कितना होगा। AOB का इतना क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको अगर नहीं पता है बता दूं, भुजा स्क्वायर यानी कि A का वर्ग। भुजा इसकी A है तो A का वर्ग हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का। लेकिन हमसे पूछा किसका जा रहा है, त्रिभुज AOB का। अब त्रिभुज AOB, ऐसे त्रिभुज AOB है, जैसे एक वर्ग है उसके 4 पार्ट कर दिए हैं, तो 4 पार्ट कर दिए हैं, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल भी 4 पार्ट, क्षेत्रफल का भी 4 पार्ट हो जाएंगे, तो मतलब क्षेत्रफल का 4 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर C, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।
जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे अपने नॉन वर्बल वाले। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं एक शहर में 2 स्कूल ए और बी हैं। उसके बाद बोल रहे हैं स्कूल ए में शहर के कुल 75% लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 20% छात्र परीक्षा में असफल यानी कि फेल हुए हैं। यदि स्कूल में 10% छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, कौन से स्कूल है? स्कूल बी में, तो शहर का परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बस हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ए के बच्चे कितने हैं? ए के बच्चे हैं 75%, जिसमें से 20% फेल हो गए हैं, और यहाँ पे हमें निकालने हैं उत्तीर्ण यानी कि पास वाले। तो हम पास वाले निकालेंगे, यानी कि 20% फेल, 75, जैसे आपके पास 75 लड़के हैं तो 75 में से 20% फेल हैं, तो 80% तो पास होंगे उसके। तो 80% निकाल देंगे इसका। तो 25 थी 75, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60%। तो मतलब इसका 60% हो जाएगा यहाँ पर इसका, कि 60% जो है ना वो बच्चे जो हैं पास हैं। अब ये तो हो गई एक ही बात। अब दूसरे स्कूल है अपना बी, तो बी में कितने बच्चे बचेंगे? तो इसमें 75 थे, उसमें बचेंगे 25%, और 25% में से 10 फेल हैं, तो 10% फेल हैं, तो 90% तो पास हैं। तो 90% निकाल लेंगे इसका। 25 चौके 100, अब यहाँ पे 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 ऐसे बच्चे हैं, 22.5 ऐसे बच्चे हैं जो अपने पास हैं बी स्कूल में। तो यहाँ पर ए स्कूल में कितने थे? 60% पास, और बी स्कूल में हमने अभी निकाले कितने हैं? 22.5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे 0.5 और 2 और 8, यानी कि 82.5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शहर का परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? तो यही हो जाएगा 82.5%। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो यह जो कि राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है दिशा, जो आपकी ट्रेन वाले क्वेश्चन रहते हैं, दूरी वाले, समय, दूरी, चाल वाले, तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। तो इसको भी अच्छे से बना के जाएँ, तैयार करके जाएँ। तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से रतुल अपने कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुँचता है। अगले दिन वह अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, फिर भी वह कार्यालय कितने मिनट देरी से पहुँचता है? 10 मिनट देरी से। तो हमें इसका क्या निकालना है? दूरी निकालनी है, कार्यालय तक की दूरी। तो बस इसको दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टाइम यानी कि दूरी बटे कितना होता है? चाल। तो दूरी बटा कितना होगा? चाल होगा। तो डिस्टेंस मान लो जैसे अपनी 20 है पहले, तो उसके बाद डिस्टेंस दूसरी कितनी है? डिस्टेंस दूसरी भी 20 है, लेकिन उसने गति बढ़ा दी है, कितनी कर दी है? 24। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 30, और 10 में से डिफरेंस जाएगा, कितना बचेगा? 20। 20 अभी मिनट में है, मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का इसमें भाग दे देंगे, तो 1/3 हो जाएगा। इधर 1/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना? ऊपर बचेगा डी, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। इसका एलसीएम 120 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1/3, यानी कि अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो डिस्टेंस आ जाएगी 40। तो यानी कि जो दूरी थी वो आ गई 40 किलोमीटर, सॉरी 40, हाँ 40 किलोमीटर ही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो चुके हैं हमारे पूरे मैथ के क्वेश्चन। अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन अपने नॉन वर्बल वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस पर, नॉन वर्बल वाले पे, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे पूरे पेज पे बन नहीं रहे हैं। तो आप लोग इसकी पीडीएफ से अच्छे से देखना एक बार इसको, लेकिन यहाँ पे जब मैं समझा रहा हूँ इसको तो उसको भी देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले तो हमें ये बड़ा वाला दिख रहा है त्रिभुज, वो बड़ा वाला दिख रहा है जो अपना एरो है, पहले तो नीचे था, फिर उसके बाद इधर के साइड हो गया, मतलब अपना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये बताएं मुझे आप। तो ये घुमा है क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज इस प्रकार से अपनी क्लॉक चलती है, तो इसी प्रकार से ये घूम रहा है, मतलब ये ऐसे घुमा पहले, फिर उसके बाद फिर से ऐसे घूमेगा। तो अब इसके बाद कहाँ पे आएगा? मतलब इधर के साइड इसका मुंह हो जाएगा, तो इधर के साइड है इसका मुंह। और उसके बाद देखेंगे तो पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो अब अगले स्टेप में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 बिंदी थी, 1 2 3 4 5 बिंदी थी, तो यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे हो जाएंगे अपनी 2 बिंदी। तो 2 बिंदी और 5 एरो किस में है? ऑप्शन चेक करके आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये वाला तो हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे इसमें उस उल्टा दे दिया है और बिंदी नीचे दे दी हैं, जबकि हमें इस प्रकार से चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, और सेकंड नंबर वाला भी गलत है, इसमें नीचे दे दिया है एरो, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ, थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर 4 दिए हैं एरो, जब यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो देखा हमने उसमें 4 एरो हैं, जबकि हमें कितने चाहिए थे? 5 एरो। तो ये वाला तो हो गया गलत, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखाने की करता हूँ कोशिश, जैसे आपको दिख जाए ऑप्शंस। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको गौर से देखना है। तो हमने इसको जैसे गौर से देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें लॉजिक कुछ इस प्रकार से है, पहला और तीसरा देखेंगे आप लोग और दूसरा और चौथा देखेंगे। तो पहला और तीसरा जैसे ही हमने देखा इसको, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। उसी प्रकार जो अपना सेकंड था और जो अपना फोर्थ था, ये दोनों एक दूसरे मतलब अल्टरनेट चल रहे हैं। एक के बाद 3 है, 3 के बाद कितना आएगा 5, तो 3 के बाद 5 आएगा, मतलब इसी प्रकार का होना चाहिए वो भी। तो इसी प्रकार का हमें देखना है ऑप्शन की कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा है जो हमें अपना फर्स्ट के हिसाब से दिख जाए। तो फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख गया, तो बस इसका आंसर यही हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसकी मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से। तो देख लिए अपने ऑप्शन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिए इसको क्या हो रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले जो अपना ये वाला पार्ट था, बिंदी, अपनी बिंदी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, तो मतलब एक स्टेप छोड़ के यहाँ से यहाँ पे आ गई। फिर दूसरे वाले में उसने ये वाली स्टेप छोड़ दी, यहाँ पर आ गई। फिर अगले वाले में उसने ये वाली स्टेप छोड़ दी और यहाँ पर आ गई। तो अगले वाले में स्टेप ये वाली छोड़ देगी और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आने चाहिए, तो बिंदी यहाँ पर आएगी यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि किस में है यहाँ पर, तो बस देख लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदी है, केवल हमें ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर होनी चाहिए थी बिंदी और इन्होंने दे दी यहाँ पर, तो ये गलत। और ये वाले में देखिए यहाँ पर है बिंदी, बिल्कुल सही है, तो मतलब यही राइट आंसर है इसका। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम कि किस में है कि नहीं है। लेकिन देखिए इसमें नीचे दे दी है तो ये भी गलत है, जबकि होनी चाहिए थी इधर वाले में, ये गलत हो गया। और इसमें ऊपर दे दी है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो गया था इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। पहले मैं इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसमें देखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने क्या किया है, जो अपनी ये वाली बिंदी थी इधर की साइड आ गई है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो यहाँ पे आ गई, फिर से एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो यहाँ पर आ गई है, तो फिर से एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी तो यहाँ पर आनी चाहिए बिंदी को। तो यहाँ पर बिंदी हमारी किस में है, तो हम देखेंगे ऑप्शंस मिला करके किस किस में है हमारी बिंदी। तो देखिए हमें केवल एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर जो है 1 ही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका, ठीक है। हमें और कुछ चेक करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, यानी कि जो हमारा नॉन वर्बल वाला भी पार्ट है वो उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे पहले तो इसके ऑप्शंस को दिखा करके आपको अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिए ऑप्शन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमने अब इसको सॉल्व करने की कोशिश की, जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड स्टेप में देखा, तो ये वाली स्टेप फर्स्ट है, सेकंड यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, ये वाली होगी 5। तो पहली से दूसरी में गए, तो पहली से दूसरी में इन्होंने क्या किया है, एक स्टेप सभी जो है ना अपने क्लॉकवाइज घूम गए हैं, ठीक है। मतलब जो अपना क्वेश्चन मार्क था वो क्लॉकवाइज घूमकर एक स्टेप यहाँ पर आ गया है। तो उस प्रकार से अब जो सेकंड वाली स्टेप है, सेकंड से थर्ड में किस प्रकार से गए हैं, तो सेकंड से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था अपना, तो यहाँ से जैसे जहाँ पे जैसे अपना क्वेश्चन मार्क है, तो इसने 2 स्टेप चली हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 स्टेप चलने के बाद यहाँ पर आ गया है। परसेंट ने भी 2 स्टेप चली हैं, 1 और 2, तो परसेंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद जो अपना यहाँ पे एंड था, तो एंड ने भी 2 स्टेप चली हैं, यहाँ पर आ गया है। तो मतलब 2-2 स्टेप चल रहे हैं दूसरे वाले से तीसरे वाले में जाने के लिए। उसी प्रकार से जो अपना थर्ड है, थर्ड से फोर्थ में कैसे जा रहे हैं, तो 3-3 स्टेप चलेंगे, यानी कि 1 2 3। उसी प्रकार से यहाँ पे पहुँच गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी इसमें 3 स्टेप फॉलो किए हैं, अब अगले वाले में 4 स्टेप फॉलो करेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क है 4 स्टेप चलेगा क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे फिर से आ गया। तो यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर उसके बाद परसेंट चलेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे परसेंट 1 2 3 4, मतलब परसेंट यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपने स्थान पे। फिर उसके बाद एंड चलेगा जब, तो 1 2 3 4, तो एंड भी अपने स्थान पे फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे जो अपना स्टार बचता है, स्टार भी अपने स्थान पर फिर से आ जाएगा। मतलब जो अपना है ना, ये इसी के जैसा रहेगा, जो अपना फोर्थ वाला है उसके ही जैसा रहेगा। तो उसके जैसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर है इसका है। देखिए फर्स्ट जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी वीडियो पूरी। मुझे पता है कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए